गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम जो चैप्टर रीड आउट कर रहे थे वो था कोल्ड वार। पिछली वीडियो में हमने कोल्ड वार का मीनिंग एंड उसकी नेचर की थी। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोल्ड वार एंड राइट डाउन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमरजेंस ऑफ द कोल्ड वार आफ्टर 1945। ये वीडियो जो थी ये टॉपिक जो क्वेश्चन है ये 2 वीडियो में अपलोड होगा। फर्स्ट इस वीडियो में इसमें क्योंकि 2 टाइप की शिकायतें आ रही हैं, कंप्लेंट्स है। अमेरिकन जो है सोवियत यूएसएसआर या सोवियत संघ कह लो, उसको ब्लेम करता है कि कोल्ड वार इसलिए हुआ। और दूसरी वीडियो में हम करेंगे कि यूएसएसआर की क्या कंप्लेंट्स है अमेरिकन को लेकर। और क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, पहले मीनिंग लिखना है, 1-2 डेफिनेशन लिखनी है। और अगर ऐसे जो कंबाइंड क्वेश्चन आता है तो आपने 5 जो है जो ग्रीविनेस है कंप्लेंट्स है अमेरिकन की लिख दो, और 5 जो है पॉइंट्स वगैरह जो है यूएसएसआर की कंप्लेंट्स वगैरह लिख दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बेटा कुछ भी नहीं करना आपने, क्योंकि आपने जस्ट वही पिछली वीडियो में मैंने समझाया था मीनिंग कैसे लिखना है और डेफिनेशन कैसे लिखनी है। ये कुछ भी नहीं लिखना, आपने जस्ट एक लाइन ऐड करनी है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ आर राइज ऑफ द कोल्ड वार कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग हेडिंग्स। द वेस्टर्न ग्रीविनेस अगेंस्ट द ईस्ट, ये हेडिंग डाल सकते हो, या ये हेडिंग डाल सकते हो, या ये हेडिंग डाल सकते हो, फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, और दूसरा हेडिंग सोवियत ग्रीवनेस अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर और सोवियत कंप्लेंट्स अगेंस्ट द अमेरिकन ब्लॉक। ये जो टॉपिक हम दूसरी वीडियो में करेंगे। पहले हम करते हैं स्पेसिफिक ग्रीवनेस ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। इसका फर्स्ट पॉइंट है सोवियत रिफ्यूजल टू विथड्रॉ इट्स फोर्स फ्रॉम द नॉर्थन ईरान। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं यही बात कहूँगी बेटा कि जो भी आप पॉइंट्स पढ़ोगे उसको एक एज ए स्टोरी की तरह समझना, जैसे आप स्टोरी सुन रहे हो। ठीक है, और इमेजिनेशन लेना कि हाँ कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था, ऐसे ये रीज़न हुआ था जहाँ ऐसे फौजें पीछे हटानी पड़ी थी। इस पॉइंट में क्या है, सोवियत रिफ्यूजल टू विदड्रॉ इट्स फोर्स फ्रॉम द नॉर्थन ईरान। पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि जो यूएसएसआर था, रशिया था, उसने नॉर्थन ईरान से अपनी फौजें हटाने को के लिए इनकार कर दिया। क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट हुआ था सोवियत यूनियन और वेस्टर्न पावर के बीच में कि हम 6 महीने के अंदर जो वहाँ से जर्मन से अपनी फ़ौजें पीछे कर लेंगे। जो भी मतलब जब जर्मन ने सरेंडर ही कर दिया तो हम 6 महीने के अंदर जो अपनी फ़ौजें जो है अपनी जो मिलिट्री से है, ठीक है ना, वो हम अपने देश में वापस बुला लेंगे। चलो अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ब्रिटेन और यूएसए ने अपनी फोर्सेस पीछे बुला ली, अपने देश में वापस बुला ली। लेकिन ये अमेरिकन की कंप्लेंट है ना, अमेरिका ब्लेम कर रहा है, लेकिन सोवियत यूनियन ने अपनी जो है फौजेस या फोर्सेस जो है वापस नहीं बुलाई। उल्टा क्या हुआ कि जब वहाँ पर रिवोल्ट हुआ, ईरान में रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, तो उसने जो उसके साथ ईरान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तेरे साथ सहायता करूँगा। ठीक है, तो बाय विच सोवियत यूनियन वाज गिवन द कंट्रोल ओवर द ऑयल रिसोर्स। इसके कारण क्या था कि चलो मैं तेरी सहायता करता हूँ कि आपके देश में विद्रोह हो रहा है, तो मैं अपनी फोर्सेस वगैरह या किसी भी तरह आपकी सहायता करूँगा। उल्टा आप मुझे क्या दोगे, आप जो भी आपके तेल है ना, ईरान का जो भी ऑयल रिसोर्सेज है उस पर मेरा कब्जा हो जाएगा। ठीक है, 25 साल तक का। तो जब ब्रिटेन वालों को या यूएसए वालों को ये चीज़ पता चली तो उनको बहुत इस चीज़ का शौक लगा, दुख हुआ कि हमने एग्रीमेंट किया था कि 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर अपनी फ़ौजें वापस बुला लेंगे। जब जर्मनी सरेंडर ही करते तो अब ईरान में हमारी फ़ौजें नहीं रहेंगी। तो आप हमारे साथ हो, एलिस थे ना, वो मित्र देश थे, मिलजुल कर हमला करते थे किसी देश में, तो आपने हमारे जो समझौता था उसके उसके अगेंस्ट चले हो और चोरी छुपे आपने उल्टा ईरान के साथ समझौता कर लिया है और उसके ऑयल रिसोर्सेज पर ही आप कब्जा कर रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस के पास गए। ठीक है, कि इसका कोई भी राइट नहीं बनता कि वो ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेज है उस पर कब्जा करे। तो आपको पता, आपने बैलेंस ऑफ पावर पढ़ा है, सिक्योरिटी ऑफ जड़े है कलेक्टिव सिक्योरिटी पढ़ी है।
तो उसमें बाद में यूनाइटेड नेशन ने उसको एक वार्निंग दी कि अगर आपने फ़ौजें नहीं वहाँ से हटाई ईरान से, तो हम आपको एज एग्रेसर और हमलावर साबित करेंगे। इसके कारण बाद में जो है उसे सोवियत यूनियन को फ़ौजें वापस बुलानी पड़ी। बेशक उसने फ़ौजें वापस बुला ली, फोर्सेस अपने वापस बुला ली, लेकिन ये कड़तन जो थी, ये बिटरनेस थी उन दोनों देशों में बीच में और बढ़ती गई, वेस्ट और ईस्ट। रीज़न क्या हुआ था कि जर्मन ने सरेंडर कर दिया था, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था, ये अलाइज कंट्री ने, अलाइज कंट्री ब्रिटेन, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, ठीक है, और फ्रेंच वगैरह, ठीक है, ये 4 देश वगैरह थे कि हम 6 महीने के अंदर अंदर फ़ौजें वापस बुला लेंगे। लेकिन वो तो दोनों देश वापस चले गए, अमेरिका और इंग्लैंड। बट जो सोवियत यूनियन ने एक कह लो कि उसने इस चीज़ का बेनिफिशियल उठाया, अपनी फ़ौजें वहीं रहने दी, उल्टा उसके साथ ईरान के साथ एग्रीमेंट करके उसके ऑयल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। इस चीज़ को जो था वो यूएसए वाले बर्दाश्त ना कर सके, उन्होंने यूनाइटेड नेशन पर इसका मुद्दा उठाया। यूनाइटेड नेशन ने उसको धमकी दी कि आप अपनी फ़ौजें वापस बुला लो, उसके कारण फ़ौजें वापस बुलानी पड़ी, और इसके कारण इनके दोनों के बीच में जैसे गांठ पड़ जाती है ना एक, ठीक है ना, तो वो विश्वास जो ख़त्म हो गया। ये था इंसिडेंट सारा ईरान का, ठीक है। अब इंसिडेंट आया तुर्की का। सोवियत प्रेशर ऑन द तुर्की। आफ्टर द वार वाज ओवर, द सोवियत यूनियन हैड पुट प्रेशर ऑन द तुर्की टू गिव ए फ्यू इट्स एरिया टू सोवियत यूनियन, ठीक है। जब मतलब युद्ध ख़त्म हो चुका था, तो सोवियत यूनियन जो था, जो एसएसआर था, उसने तुर्की पर प्रेशर डाला कि आप थोड़ा सा कुछ इलाका मुझे दे दो। क्यों मांग रहा था? क्योंकि वहाँ पर वो अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। कौन? रशिया। कहाँ पर? बोस्फेरस पर, ठीक है। तो which was the territory of the Turkey, whereas the Western nations had opposed the action of the Soviet Union, and USA came forward to support Turkey in a big way. The American President Truman coined Truman Doctrine. ये चीज़ बार बार भी आएगी, 2 नंबर 1 नंबर में भी ये चीज़ आ जाती है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की क्या है कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, ठीक है। जब रशिया ने, ठीक है ना, वहाँ पर तुर्की को धमकाया कि आप मुझे थोड़ा सा एरिया दे दो और मैं वहाँ पर बॉस्फेरस पर अपना मिलिट्री का अड्डा जो स्थापित करना चाहता हूँ, तो उधर दूसरी तरफ क्या किया, अमेरिकन का जो राष्ट्रपति था ट्रूमैन, उसने एक पॉलिसी लागू की जिससे उसे बोलते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। उसने कहा जो भी देश चाहता है कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, ठीक है, किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए, चाहे फाइनेंशियल तौर पर चाहिए या आर्मी तौर पर चाहिए, तो मैं उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी हेल्प दूंगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा, अपने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन अपने सिद्धांत पर कहा कि जो भी अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने देश को आज़ाद करना चाहता है, तो अपनी चॉइस की गवर्नमेंट बनाना चाहता है, तो मैं उसको पूरी तरह फुल फ्लैज हेल्प करूँगा, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री भी। और इसी के कारण उसने तुर्की और ग्रीस पर भी हेल्प की, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अगेंस्ट हुआ ना, कि जो यूएसएसआर है वो तो उल्टा मतलब तुर्की पर हमला, मतलब उसका एरिया हथियाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बना चाहता है। और इधर ट्रूमैन जो है वो चाहता है कि जो भी मतलब किसी आज़ाद होना चाहता है या कुछ भी, मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो नेचुरली जिसकी वो हेल्प करेगा तो वो देश उसके अंडर ही रहेगा ना बाद में, कि इसने मेरी हेल्प की है या कुछ भी है। फर्दर द वेस्टर्न नेशंस हैड बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ द सोवियत इंटेंशन एंड दे बिकम मोर डिटर्मिनेट टू कंटेन द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिज्म। इसके दौरान फिर क्या हुआ कि वो जो थे वेस्टर्न कंट्री थी, नेशंस थी, और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई कि जो सोवियत नेशंस का इरादा क्या है कि मैक्सिमम कम्युनिज्म को फैलाना और हम इसको कंट्रोल करना करेंगे, ठीक है, मिलजुल कर कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है सोवियत प्रेशर ऑन द ग्रीस। ये तुर्की का मामला था, वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। 2 चीज़ें अपने याद करनी है, मिलिट्री बेस बनाना चाहता था बॉस्फेरस पर, और उधर प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो लागू कर दी। अब थर्ड पॉइंट आता है कि सोवियत प्रेशर ऑन द ग्रीस। सोवियत ने ग्रीस पर मतलब अपना प्रेशर कैसे बनाया। क्या था कि ग्रीस में, ठीक है, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, ग्रीक कहते हैं, ठीक है,
वहाँ पर कम्युनिस्ट गुरिल्ला लोग थे जो सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना मिलिटेंट उठ जाना कि हाँ हम आपके सरकार के अगेंस्ट काम करना। तो गुरिल्ला आपको समझ है जैसे जो चोरी छिपे जंगलों में छिपकर या किसी तरह वो युद्ध करते हैं, सामने ग्राउंड में लेवल में आकर नहीं करते। तो सोवियत यूनियन जो था वो कम्युनिस्ट गुरिल्ला की पूरी हेल्प कर रहा था। ठीक है, तो अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप किसी की सरकार के खिलाफ ऐसे क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने खुलेआम अमेरिका ने जो थी ग्रीस की इकोनॉमिकली और मिलिट्री के तौर पर भी हेल्प की। भी मैं भी आपकी सरकार को बचाने के लिए इकोनॉमिकल और मिलिट्री के तौर पे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो नेचुरली दोनों आपस में भिड़ गए ना, दोनों आप आमने सामने हो गए। वो गुरिल्ला की हेल्प कर रहा है सोवियत यूनियन जो था, ठीक है, और जे ग्रीस की जो सरकार की हेल्प कर रहा है इकोनॉमिकली और मिलिट्री तौर पर भी। ऐसे इनकी दोनों के रिलेशन में और ज़्यादा जो है डिटोरिएटेड जो डिग्रेड कह लो या मिसट्रस्ट जो थे वो और ज़्यादा बढ़ गए। नेक्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ? सोवियत प्रेशर ऑन द जर्मनी एंड द वायलेशन ऑफ द पोस्टडैम एग्रीमेंट। द वेस्टर्न पावर वर of the opinion that the Soviet Union was deliberately violating the agreement regarding the post-war Allied control over Germany. The Soviet policy regarding East Germany, which was under the Soviet Union, was the open violation of the Potsdam Agreement, and the following proof were the present to support the चार्ज। क्या था कि जब युद्ध ख़त्म हुआ था, जो एलिड कंट्री है ना, जो भी है अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और रशिया है, इन्होंने मिलजुल कर समझौता किया था कि हम मतलब एक स्टेज पर ही काम करेंगे। लेकिन इनको अमेरिकन को वेस्ट कंट्री को ये शक था कि ये जो सोवियत यूनियन है ना वो ईस्ट जर्मनी के को हेल्प कर रहा है, उस पर अपना प्रभाव डालना चाहता है। इसके लिए उन्होंने प्रूफ भी जो थे शो किया है। पहला तो ये ट्रांसपरेशन ऑफ द हैवी जर्मन मशीनरी टू सोवियत यूनियन, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें थी वो सारी सोवियत यूनियन में रशिया में जा रही थी। ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सेकेंडली जो जर्मन के लीडर थे उसको तो जहाँ कैद किया जा रहा था, इम्प्रिजमेंट किया जा रहा था, जहाँ उसे देश निकाला दिया जा रहा था। तो ये ऐसे ज़बरदस्ती हो रही थी ना जर्मन में। और थर्ड, सेपरेशन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, वे कोशिश कर रहा था कि ईस्ट जर्मनी मेरे कंट्रोल में रहे। सोवियत यूनियन की यह पॉलिसी थी कि ईस्ट जर्मनी मेरे पास रहे। कंट्रोल ऑफ सोवियत कम्युनिस्ट ओवर द जर्मन सोशल पार्टी, जो जर्मन में कौन सी पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी थी, सरकार थी। लेकिन जो सोवियत यूनियन था, रशिया था, वहाँ पर कौन सी पार्टी लागू करना चाहता था? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके ऊपर ये उनकी अपनी पार्टी है जर्मन की, इसके ऊपर अपनी पार्टी का जो प्रभाव डालना चाह रहा था। सोवियत रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट जर्मनी एज ए सिंगल इकोनॉमिक जोन, तो सोवियत ने ये इनकार कर दिया कि जो जर्मन जो इकोनॉमिकली जोन है, सिंगल इकोनॉमिक जोन है। और इसके अलावा सोवियत डिसीजन टू मेक द ऑर्डरनीज लाइन एज द बॉर्डर बिटवीन द पोलैंड एंड जर्मनी, और सोवियत ने ये डिसीज़न ले लिया कि जो ऑर्डरनीज लाइन है ना वो पोलैंड एंड जर्मनी की एक बॉर्डर लाइन है, ऑर्डरनीज लाइन। ये ऐसे जो है वेस्टर्न कंट्री ने जिस यूएनओ के सामने ऐसे प्रूफ रखे कि जिसके कारण वे शरेआम शो हो रहा था कि जो सोवियत यूनियन है वो अपना प्रभाव डालने के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंस ओवर कंट्रोल ऑफ द बर्लिन। ये भी आपको पता है कि दो हिस्सों में बंट गई थी, कोरिया हो गया, जर्मन हो गया, बर्लिन हो गया। ठीक है ना, क्या था? द नेचर ऑफ द बर्लिन कंट्रोल बाय द सोवियत यूनियन, यूएसए, यूके एंड फ्रांस हैज आल्सो इन्फ्लुएंस द ईस्ट वेस्ट रिलेशनशिप। द सोवियत, मैं बार बार बता रही हूँ, ये एलाइड कंट्री थे। क्या था कि जो बर्लिन ऊपर किसका कंट्रोल हो गया? एलाइड कंट्रीज़ का, जो मित्र देश कह लो। तो मित्र देश कौन थे? सोवियत यूनियन, यूएसए, यूके एंड फ्रांस, ये चार देश थे। The Soviet Union had control over the eastern part of the Berlin and the roads leading the Berlin, and the USA, UK and the France had their control of the West Berlin. जो तो ईस्ट पार्ट था उस पर जो था सोवियत यूनियन ने अपना कब्जा कर लिया। ईस्टर्न पार्ट पर जो था वो उसने कब्जा कर लिया, और वेस्टर्न पार्ट पर जो किसका हो गया? ये तीनों देशों का,
USA, UK, फ्रांस का, ठीक है। द वेस्टर्न नेशन हैड डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी इन द एरिया विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द सोवियत यूनियन। तो जो वेस्टर्न कंट्री USA के अंडर थी, वहाँ पर उसने न्यू करेंसी शुरू कर दी। USA ने न्यू करेंसी वहाँ पर शुरू कर दी। तो न्यू करेंसी शुरू करने का मतलब क्या होता है कि ये देश, ये पार्ट अब मेरे कंट्रोल पर है। आपको पता है कि करेंसी से ही उस देश की पहचान होती है। अगर मान लो कि मेरी इंडिया में किसी और देश की करेंसी चल रही है तो इट मीन्स मेरा देश गुलाम है। अगर मेरे देश में मेरी करेंसी है इट मीन्स मेरा देश आज़ाद है। तो ये चीज़ें सोवियत यूनियन को अच्छी नहीं लगी कि आपने अपनी करेंसी क्यों शुरू की। उसने इसका विरोध किया। इसके विरोध में क्या हुआ कि 1948 में सोवियत यूनियन हैड अफेक्टेड द ब्लॉक हेड ऑफ द बर्लिन विच हैड द फर्दर डिटोरेटेड द सिचुएशन। इसके कारण क्या किया कि उसने एक नाकाबंदी कर दी। बर्लिन की दीवार में एक नाकाबंदी कर दी कि आप यहाँ पर आ ही नहीं सकते। मान लो कि उन्होंने वेस्टर्न, जहाँ ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, ईस्ट जर्मनी है, ईस्टर्न बर्लिन है, तो जहाँ वेस्ट है, ठीक है, तो जहाँ से क्रॉस होकर यहाँ पर जाना था ना USA ने, तो उसने जहाँ पर नाकाबंदी कर दी कि आप यहाँ पर जा ही नहीं सकते, एंट्री ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर अब उनके पहले इन्होंने अमेरिकन करेंसी शुरू करी। इसका विरोध करने के लिए इसने ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन कर दिए। तो इसके कारण फिर क्या हुआ कि जो अमेरिकन है, अब ग्राउंड लेवल से तो ये जा नहीं सकते थे, लेकिन आकाश के ऊपर से तो जा सकते थे ना। तो उन्होंने एयरलिफ्ट जहाज़ों के द्वारा जो वेस्ट बर्लिन को अपना जो सामान भेजना शुरू कर दिया। तो जिसके कारण अब सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। 3 चीज़ें याद करनी है अपने यहाँ पर कि पहले तो उन्होंने बर्लिन को 2 हिस्सों में बांट दिया, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ईस्टर्न जो सोवियत यूनियन के हिस्से में आ गया, वेस्ट जो इसके। सेकेंड क्या, न्यू करेंसी शुरू कर दी अमेरिकन लोगों ने। इसके विरोध पर उसने जर्मन जो USSR ने ब्लॉकेड बर्लिन कर दिया। और जब इसने ये ब्लॉकेड बर्लिन कर दिया, नाकाबंदी कर दी, तो अमेरिकन ने एयरलिफ्ट शुरू कर दी। तो क्या था, जो बिटरनेस थी और जो इंक्रीज होती गई। नेक्स्ट है डिफरेंस अबाउट द पीस ट्रीटीज। While concluding peace treaties with the defeated countries in the Second World War, the Soviet Union had tried to secure the most favorable conditions as the Western power were greatly annoyed with the attitude of the Soviet Union. For example, while discussing the peace treaty with Italy, seriously difference had cropped up between the Western power and the Soviet Union on the question of the Italy-Yugoslavia frontier treaty and on the question of the compensations of the losses made during the war. The difference that had cropped up and the London conference and other conferences were, क्या हुआ था कि डिफरेंस अबाउट द पीस ट्रीटी, जब 2 विश्व युद्ध ख़त्म हो चुके थे, ठीक है ना, तो एक ट्रीटी हुई थी। तो ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी हारे हुए देश है ना, उनका मुआवजा जो था, जो कंपेंसेशन था, जो भी उनको आपने जुर्माना लेना है, पैसे लेने हैं, या मिलिट्री फोर्स वगैरह जो भी कुछ उनका सामान लेना है, वो आधा आधा बांटा जाएगा। लेकिन ये एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे थे कि ये सोवियत यूनियन ज़्यादा अपना जो वहाँ से कंपेशन जो है ले रहा है। जो मतलब एक ट्रीटी हुई थी इटली युगोस्लाविया फ्रंटियर ट्रीटीज़ वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि कंपेशन जो था वो बराबर हिस्से में बांटा जाएगा। लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा था, इक्वल वगैरह नहीं हो रहा था। इसके कारण जो था वो बार बार जो लंदन कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का मुद्दा उठाया जा रहा था। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द वीटो पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल बाय द सोवियत यूनियन। आपको पता है कि 5 देशों के पास जो वीटो पावर है, तो एक भी देश वीटो पावर यूज़ कर लेता है। वीटो पावर यानी कि मान लो मैं डिसीजन ले रही हूँ किसी चीज़ पर कि इस देश पर हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर 5 कहते हैं यस, तो वो बात पास होगी कि हाँ डिसीज़न पास होगा। अगर एक भी देश कहता है कि नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ पर एग्री नहीं हूँ, तो वो वीटो पावर हो जाती है। तो जो इनका ब्लेम था वेस्टर्न कंट्री का कि जो USSR है वो बार बार वीटो पावर यूज़ कर रहा है। जब भी हम चाहते हैं कि नहीं ये देश एग्रेसिव हो रहा है, हमले कर रहा है, देश की शांति, दुनिया की शांति को भंग कर रहा है, तो क्या कर रहा है,
रशिया जो है बार बार वीटो पावर यूज़ करके हमें कोई स्टेप उठाना ही नहीं दे रहा, इसके कारण हमारी और मुश्किलें कड़ी हो रही है। ठीक है जी, इसमें ये चीज़ आती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ इन द यूएसए एंड कनाडा। क्या था कि अब पता है कि इंडस्ट्री हर देश में होती है, ठीक है ना, इंडस्ट्री में फिर मजदूर काम करते हैं। तो कम्युनिस्ट विचारधारा क्या थी, वो यही कह रही थी कि दुनिया भर के लोगों, उनकी यही विचारधारा थी ना मार्क्स की, कि आप ये ना सोचो कि मैं इस देश का हूँ या उस देश का हूँ, अब दुनिया भर के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ और एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाओ और आप अपने हक के लिए लड़ो। तो ये विचारधारा जो था यूएसए कनाडा में भी आ रही थी, पूरी तरह स्प्रेड हो रही थी। तो ये वेस्टर्न कंट्री को लग रहा था कि ऐसे अगर ये विचारधारा जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ती गई तो हमारी डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे ख़त्म होने नहीं देंगे, इसलिए वो कम्युनिस्ट की विचारधारा को ख़त्म करना चाहते थे। ख़त्म करना इट मीन्स सोवियत यूनियन को तोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट है सोवियत सपोर्ट टू द नॉर्थ कोरिया इन द कोरिया वार। जैसे बर्लिन 2 हिस्सों में बटा गया था, ठीक है, इसी तरह ही कोरिया भी 2 हिस्सों में था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इन नाइट जो था साउथ कोरिया in 1950 war broken out between the North Korea and South Korea, and in this war USA support the South Korea। थोड़ी ध्यान से चीज़ समझना कि क्या हुआ था कि कोरिया में एक विद्रोह चलना शुरू हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हिस्से में ये दोनों देश बंट गया। ठीक है, जैसे अपना इंडिया पाकिस्तान बंट गया था। तो जो साउथ कोरिया की सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसए। तो नॉर्थ कोरिया की ऑब्वियसली कौन करेगा, यूएसएसआर। ठीक है, तो था इन दिस वार सोवियत यूनियन वाज नॉट फाइटिंग फ्रॉम एनी साइड, चाहे युद्ध वगैरह नहीं लड़ा गया था, लेकिन फिर भी वो जो नॉर्थ कोरिया की पूरी तरह वो हेल्प कर रहा था। फिर क्या हुआ, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस, फिर जब उन्होंने देखा कि वो जो यूएसए वालों ने देखा है कि ये नॉर्थ कोरिया की हेल्प कर रहा है, तो उन्होंने एक अपना यूएनओ का सम्मेलन बुलाया। तब वो सोवियत यूनियन वहाँ पर नहीं था, उसका प्रेसिडेंट वहाँ पर नहीं था। उसकी एब्सेंस में आकर भी, हाँ भी, क्योंकि यही वीटो यूज़ कर रहा था ना, वीटो पावर यूज़ कर रहा था, उसकी एब्सेंस का फ़ायदा उठाकर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कह दिया कि जो नॉर्थ कोरिया है ना वो अग्रेसर है। अपने बैलेंस ऑफ पावर और जो कलेक्टिव सिक्योरिटी पड़ी हुई है, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में पास हो जाता है कि कौन अग्रेसर है, तो उसके विरुद्ध पर जो है फौज भेजी जाती है। ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उस देश को अलग थलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रस्ताव पास हो गया सिक्योरिटी काउंसिल में, रेजोल्यूशन पास हो गया कि जो नॉर्थ कोरिया है उसको अग्रेसर माना जाए और उसके खिलाफ कलेक्टिव सिक्योरिटी भेजी जाए। और इस चीज़ को जो था सोवियत यूनियन को अच्छा नहीं लगा कि ये मेरी एब्सेंस में ऐसे उन्होंने क्यों किया। फॉर दिस रीज़न भी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एटम एक्सप्लोशन बाय द सोवियत यूनियन। अब आपको पता था कि जब नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिकन ने विस्फोट किया था एटम बम से, तो दुनिया भर में उसकी दहशत थी कि उसके पास ही अकेली एटम पावर थी। अब जो रशिया, उसने भी 1949 में जो एक्सप्लोशन कर दिया, तो इसके कारण यूएसए एकदम शॉक हो गया कि जो मेरी सुपरमेसी थी वो तो ख़त्म हो गई, अब तो वह और भी एक ग्राउंड लेवल में सुपरमेसी और भी पावर आ गई। तो इसके कारण भी जो दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। लास्ट पॉइंट है, सोवियत यूनियन वाज चार्ज ऑफ द वायलेशन ऑफ द जाल्टा एग्रीमेंट। After the end of the Second World War, the Yalta Agreement was concluded और the Western powers had the Soviet was guilty of the violation of the agreement। कि Yalta Agreement के अकॉर्डिंग ये साबित किया गया कि ये इन्होंने भी एग्रीमेंट को वायलेट किया है, ये नहीं मान रहे। पहली बात तो ये कि सोवियत यूनियन हैड हेल्प्ड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द ल्यूबिनान गवर्नमेंट इन द पोलैंड which was the violation of the community of the transparent power to the duly elected the government of Poland, कि आपने अपनी मर्जी से पोलैंड में सरकार क्यों स्थापित की है। और सेकेंडली कि द डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ द पोलैंड वाज अरेस्टेड।
आपको पता है कि जो सोवियत यूनियन वाले हैं, कम्युनिज्म है, वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोनों कह लो कि बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के जितने भी लीडर उनको जो है बंदी बनाना शुरू कर दिया। थर्ड, बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्टर्न यूरोप वाज द कम्प्लीटली कम्युनिज्म सोवियत। तो उन्होंने जो छोटे छोटे देश थे उन पर अपनी जो सरकार स्थापित करनी शुरू कर दी। ये भी चीज़ यूएसए को अच्छी नहीं लगी। फिर the Soviet hesitation to join the war against the Japan and its reluctance to allow the Allied troops to the Siberian airfield was taken as the act of the unfriendly, क्योंकि वो जापान की हेल्प कर रहा था इनडायरेक्ट वे में सोवियत यूनियन। तो जापान क्या था, अलाइड कंट्री का दुश्मन था। तो ये भी यूएसएस को बात अच्छी नहीं लगी कि आप ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर एक पॉइंट और आता है कि सोवियत यूनियन हैड द यूज टू कंट्रोल द ओवर द मंचूरिया फॉर हेल्पिंग द कम्युनिस्ट फोर्स ऑफ द माओ सेतुंग एंड रिफ्यूज टू हेल्प द नेशनलिस्ट आर्मी ऑफ द चाइना। ये सारे पॉइंट्स वगैरह आते हैं, तो आप इनको शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। थैंक्स बेटा।